हम चर्चा करेंगे 1853 के राज्यलेख के बारे में। 1853, इससे पहले 1833, उससे पहले 1813, 20-20 साल के अंतराल पर ये तीनों क्रमशः एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। 1813 के बाद 1833, उसके बाद 1853। सब में कुछ न कुछ आपको अलग संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी मिला। 1853 का राज्यलेख किस लिए जाना जाता है, इसमें क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। यह एक्ट एक्चुअली 1852 में एक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। 1852 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेलेक्ट कमेटी बनाया था, उसने रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट के आधार पर ही प्रांतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की बात इसमें की गई थी इस रिपोर्ट में, और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1853 का राज्यलेख। ठीक है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी आपको ये जानना जरूरी है। नंबर 1, कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का पृथक्करण। कार्यपालिका और विधायी दोनों के फंक्शन जैसा कि आप लोग जानते होंगे अलग अलग है। कार्यपालिका का फंक्शन अलग है और विधायी शक्तियों का या विधायिका का फंक्शन अलग होता है। तो ये दोनों का पृथक्करण किया गया और इसमें एक भारत के लिए एक विधान परिषद की व्यवस्था करने की बात थी। विधान परिषद की व्यवस्था और इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण चेंजेज आया, अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल का उत्तरदायित्व जो सौंपा गया था, इसमें परिवर्तन किया गया। भारत के लिए एक अलग गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। अब बंगाल में गवर्नर होगा और पूरे भारत के लिए एक अलग गवर्नर जनरल। तो इसमें तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रावधान। इस 53 के एक्ट में किया गया और बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर
ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल नहीं, अब बंगाल के लिए गवर्नर की नियुक्ति की गई। पहले क्या था, इस एक्ट से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल ही पूरे भारत के गवर्नर जनरल का कार्यभार भी देखते थे। इस एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि भारत के लिए एक अलग गवर्नर जनरल होंगे और बंगाल की व्यवस्था को देखने के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। और साथ में ये भी व्यवस्था दिया गया, गवर्नर की नियुक्ति होने तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था कब तक, जब तक कि गवर्नर की नियुक्ति नहीं हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो और जब तक राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है तब तक उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को देखते हैं, उसी तरह से कुछ व्यवस्थाएं हर जगह की जाती है उसी रूप में कि गवर्नर की नियुक्ति तक लेफ्टिनेंट गवर्नर से काम चलेगा। कहाँ का, बंगाल की व्यवस्था का ये प्रावधान किया गया। देखिए, ये दोनों गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर आज भी आपके भारत के व्यवस्था में आपको मौजूद मिलेगा, ठीक है ना। दोनों पद, जैसे दिल्ली में गवर्नर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, एलजी बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश हुआ है वहाँ भी गवर्नर नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रदेश हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि इत्यादि, इसमें गवर्नर होते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आप सब लोगों को पता है? हाँ, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी व्यवस्था इस एक्ट में की गई थी। इसके अलावा गवर्नर जनरल को देखा जाए तो भारत के एक प्रकार से केंद्रीय रूप से, यानी संपूर्ण भारत की व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल को सौंपी गई थी, जो आगे चलकर भी कंटिन्यू रहती है। यानी अभी तक जो व्यवस्थाएं बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का तो था ही और पूरे भारत का था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नर जनरल भारत की व्यवस्था को देखेंगे। सिर्फ एक प्रदेश तक या एक प्रदेशों का कोई उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रह गई, लेकिन पूरे भारत की जिम्मेदारी उनको दी गई। तो एक केंद्रीय स्वरूप यहाँ उभर कर आता है कि एक व्यक्ति के अंदर, यानी गवर्नर जनरल के अधीन एक केंद्रीय स्वरूप प्रदान किया गया। एक ये हमारे संवैधानिक विकास की यात्रा में एक और प्रावधान जुड़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, केंद्रीय स्वरूप के कारण। इसके अलावे हम एक बात और कह सकते हैं कि जो विधायी कार्य होंगे, है ना, कार्यपालिकी और विधायी कार्य, तो विधायी कार्यों को करने के लिए इसमें एक प्रावधान किया गया कि 6 पार्षद इसमें जोड़े गए। विधान परिषद में 6 पार्षद जोड़े गए और वो विधान पार्षद कहलाते थे। और उनका कार्य यही था कि जो भी कानून या नियम बनाए जाते थे उसमें उनका सहयोग लिया जाता था, ठीक है। तो ये
कुल डायरेक्टरों की संख्या भी इसमें परिवर्तित कर दी गई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसमें डायरेक्टर की संख्या जो पहले 24 थी अब घटाकर 18 कर दी गई। तो इसमें कुछ इस तरह से परिवर्तन किए गए। तो जो हमारे संवैधानिक विकास की बात यदि हम देखेंगे तो इसमें कार्यपालिका और विधायिका शक्तियों का पृथक्करण दिखता है। विधान परिषद की व्यवस्था की जाती है। भारत के लिए एक अलग गवर्नर जनरल की व्यवस्था होती है। बंगाल के लिए गवर्नर की व्यवस्था अलग से की जाती है। गवर्नर की नियुक्ति तक बंगाल की व्यवस्था को चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की जाती है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो डायरेक्टर की संख्या पहले 24 थी उसको घटाकर 18 कर दी जाती है। विधायी कार्यों को करने के लिए उसमें 6 विधान पार्षद की व्यवस्था की जाती है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे संवैधानिक विकास में आगे जुड़े हैं और वो दिखता भी है, आज भी दिखता है। तो ये 1853 का राजलेख इस रूप में हम जानते हैं। इसमें और कुछ ऐसी बातें भी की गई थी जो डायरेक्टली हमारे संवैधानिक विकास से न भी जुड़े, लेकिन उसके कुछ प्रावधान आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। जैसे इसी एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि सिविल सेवा में जो भर्ती किया जाएगा वो खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। और इसी में ये प्रावधान किया गया कि 1800 आगे चलकर 1854 में इसी एक्ट के आधार पर मैकाले समिति बनाई गई और वो भारतीय सिविल सेवा में सुझाव देने के लिए उसमें क्या क्या बेहतर किया जा सकता है सिविल सेवा में, मैकाले के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया इसी एक्ट के आधार पर 1854 में। कब गठित किया गया? 1854 में। मैकाले, हाँ सर, मैकाले सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए पूरी शिक्षा नहीं, यहाँ जो बता रहे हैं सिर्फ सिविल की बता रहे हैं। मैकाले समिति मैकाले समिति का गठन इसी 53 के एक्ट के आधार पर 1854 में किया गया और इसमें आयु की अर्हता रखी गई 18 से 23 वर्ष। ठीक है, 18 से 23 वर्ष का हर युवा इसमें भाग ले सकता था खुली प्रतियोगिता के माध्यम से। चलिए लाइट आ गई। तो ये कुछ ऐसे, अब स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। तो ये कुछ एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो आपके संवैधानिक विकास में अहम रोल अदा किए हैं, जिनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, अभी ये एज के बारे में परिवर्तन किया गया है ना। अभी एज है 21 वर्ष मिनिमम, उस समय क्या था 18 वर्ष। अभी 21 वर्ष है न्यूनतम, 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। जो उस नोटिफिकेशन में जो डेट निकलता है विज्ञापन के, उस डेट को आपकी उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप अप्लीकेंट हो सकते हैं सिविल के लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन ही रहा था। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं, पहले